हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सेकेंड लेक्चर में आपका इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स के, और इसके पहले ये लेक्चर 1 हमने ख़त्म किया था, जिसमें हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स क्या होता है। बेसिकली पहले तो यूनिट डिस्कस किया था कि यूनिट में आपके क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में क्या क्या कवर किया जाता है, जैसे कि मीनिंग क्या थी इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स की, इन डिटेल पढ़ा था। फिर उसके 4 आपके बेसिक पॉइंट्स, यानी कि किन किन चीज़ों के लिए इकोनॉमिक्स का जो है वो यूज़ होता है, कहाँ पे इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या काम करती है। ठीक है, तो वो 4 पॉइंट्स हमने इसमें कवर किया था। इसके रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को ERP पे आपका होमवर्क भी दे दिया है, तो जिन बच्चों ने नहीं किया वो बच्चे जाकर कर लेंगे, और जिन्होंने वीडियोस भी नहीं देखा वो वीडियो भी एक बार ज़रूर देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स का आज का लेक्चर। कल मैंने मीनिंग बता दी थी, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप मैंने बताया था क्या, एक मिनट, मैंने कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ही बता दिया था कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। आज हमारा लेक्चर 2 में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ एलिमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके एलिमेंट्स में जो सबसे पहला आता है वो आता है आपका डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट। ठीक है, क्या होता है डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट? 2 एलिमेंट्स बेसिकली होते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव होता है और दूसरा होता है सब्जेक्टिव एलिमेंट। ठीक, डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट का मतलब होता है, डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट एक बार रीड कर लेते हैं फिर समझाती हूँ। इट इज़ कंसर्न्ड विद द इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, इट एम एट प्रोवाइडिंग द इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन विद अ सर्वे ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन of his own country and of the other countries with which he might come in contact. It would give him full information regarding the natural resources, industrial climate in the country, situation of the infrastructure including lines of traffic, supply of factory production, trade and commercial policies of the government, and the degree of competition in the business in which he operates. In short, it deals with the information about the competitor, natural resource and factor of production, government rules and regulation related to the concerned industry. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट का मतलब ये होता है, पहली बात तो डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में जानते हैं या बहुत ज़्यादा ब्रीफ में जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो हम कहते हैं कि हम डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट कर रहे हैं। यानी कि जब इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स मतलब जब इंडस्ट्रीज़ का मेन कंसर्न स्टडी का क्या रहता है कि वो सारी चीज़ें जो इंडस्ट्री के अंदर है प्लस इंडस्ट्री के बाहर है, यानी बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक, जब इंडस्ट्रीज़ अपने इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों पे ध्यान देती हैं, दोनों को कंसिडर करके चलती हैं, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, हमारे डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें देखिए जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, इंडस्ट्रियल क्लाइमेट हो गया, सिचुएशन हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर की, सप्लाई और फैक्टर प्रोडक्शन, ट्रेड एंड कॉमर्शियल, यानी कि सारी की सारी चीज़ें क्या है आपके डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि ये चीज़ें जो हैं आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी मिलेंगी प्लस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी मिलेंगी। जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का पार्ट है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स कहाँ का, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का पार्ट है, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है प्लस, लेकिन एक चीज़ क्या है कि इस फैक्टर की वजह से, नेचुरल रिसोर्स की वजह से क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के काम पे भी फ़र्क पड़ता है, भाई अफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को, तो इसलिए क्या है, ये डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट है। इसी के अलावा सिचुएशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या सिचुएशन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का क्या सप्लाई है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, हमारी डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट है। यानी कि ऐसे एलिमेंट जिसमें हम इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, ठीक है, ऐसे एलिमेंट जिसमें हम इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं, तो उसको हम डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इसमें यही ये पूरा जो लिखा है ना, इट डील्स विद द इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉम्पिटिटर, यानी कि देखिए, अब देखिए कॉम्पिटिटर भी इसमें क्या है, आपका कॉम्पिटिटर भी आपका क्या एक्सटर्नल है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, लेकिन क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के काम को तो इफेक्ट कर ही रहा है ना।
भले ही ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है बट ऑर्गेनाइजेशन में जो काम हो रहा है उसको तो इफेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए वो क्या है, हमारा डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट है। यानी वो सारी चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हैं और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हैं और दोनों ही क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के काम को इफेक्ट कर रहे हैं, वो हमारे क्या हो जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट्स हो जाते हैं। ठीक, इसी के साथ आते हैं अपना सेकेंड एलिमेंट। क्या बोलता है, सेकेंड एलिमेंट जो होता है वो होता है बिजनेस पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक, यानी कि दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट बिजनेस पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग। क्या होता है ये, अब देखिए इसमें सिर्फ आपके कुछ फैक्टर्स जो कि जो इंटरनल है, ठीक है। सेकेंड में यानी कि ये जो आपका बिजनेस पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग है, ये ना आपका वो है, इट इज़ सब्जेक्टिव एलिमेंट है। ठीक, और सब्जेक्टिव एलिमेंट किससे रिलेटेड है, सब्जेक्टिव एलिमेंट रिलेटेड है इनसाइड द बिजनेस। बिजनेस के इंटरनल जितनी सारी चीज़ें होंगी वो आपका सब्जेक्टिव एलिमेंट होगा। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है इसमें, दिस इज द एनालिटिकल पार्ट डीलिंग, दिस इज द एनालिटिकल पार्ट डीलिंग, एक सेकेंड क्लास, dealing with topics such as market analysis, pricing, choices of technique, location of plant, investment planning, hiring and firing of labor, financial decisions and product diversification, so on. It is a vital part of the subject and much of the received theory of industrial economics is concerned with this. However, this does not mean that the first element, that is descriptive industrial economics, is less important. The two elements are interdependent since without adequate information no one can take proper decisions about any aspect of business. देखिए सेकेंड एलिमेंट में मैंने बताया कि इसमें आपका केवल जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, जो वो फैक्टर्स हैं, केवल उनको कंसिडर किया जाता है। ठीक, अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो आपके हो सकते हैं मार्केट एनालिसिस, प्राइसिंग हो सकती है, लोकेशन ऑफ प्लांट, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल डिसीजन, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, ये सारी कौन सी चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं। ठीक है, ये सारे वो पॉइंट है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको मिलेंगे। तो इसमें हम केवल इन्हीं चीज़ों को कंसिडर करते हैं, मतलब इसमें हम केवल इंटरनल फैक्टर डिसीजंस को कंसिडर करते हैं, चाहे वो आपकी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग हो, मतलब फॉर्म की प्लानिंग हो सकती है, उनको किस प्राइस पे सामान को बेचना है, ठीक है, कितने लोगों को वो हायर करेंगे, कितने लोगों को उनको जॉब से निकालना है, प्लांट कहाँ होगा, फॉर्म कहाँ पे होगी, कितने कितने प्रोडक्ट्स वो लोग बनाएंगे, लेकिन ये जितनी सारी चीज़ें होती हैं ये आपके बिजनेस पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग में आ जाती है। ठीक, इसके आगे आते हैं, the approach of industrial economics is different, where the main emphasis is placed upon the understanding and explaining the working of the existing system and thereby prediction of the effect of changes in variable of the system. It is a branch of social science which is interested in what actually happen rather than what should happen in hypothetical. यानी कि ये इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स किसकी ब्रांच है, पहली बात तो ये जो ब्रांच है सोशल साइंस की। ठीक है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स ब्रांच है सोशल साइंस की जो डील करती है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं एग्जिस्ट करती हैं, मतलब जब हम इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, जब इंडस्ट्रीज़ अपना प्रोडक्शन का काम करती हैं, तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। ठीक है, इंडस्ट्री जब अपने काम करेंगी तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उनको क्या करते होंगे, अफेक्ट करेंगे। ठीक, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स उसी के बारे में बात करता है। उसके अलावा ये क्या कह रहे हैं कि सोशल साइंस की ब्रांच है, यानी सोशल साइंस एक आपका एरिया है, फील्ड ऑफ स्टडी है। आप सब लोग जानते हैं सोशल साइंस के बारे में, जैसे कि बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं मैथ साइंस होती है आपकी, हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, वैसे ही सोशल साइंस भी एक आपका सब्जेक्ट होता है जो कि डील करता है इन तरीके की चीज़ों को, मतलब जो सोसाइटी में जितनी सारी चीज़ें होती हैं उन पर डील करता है। तो यानी कि ये जो आपका इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स है ये भी सोशल साइंस की एक ब्रांच है जो ये बताता है कि आखिर में इंडस्ट्रीज़ में होता क्या है, इंडस्ट्रीज़ में काम कैसे होते हैं, क्या क्या चीज़ें इंडस्ट्रीज़ में होती हैं, और ये जो 4 पॉइंट्स मैंने बताए थे ना, ये
आपके the level at which capacity, output, prices, the extent that product are differentiated, how much firm invest in research and development, how and why firm advertise, ये सारी की सारी चीज़ें क्या करता है, स्टडी करता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका दो एलिमेंट्स, दैट इज डिस्क्रिप्टिव एंड सब्जेक्टिव एलिमेंट। डिस्क्रिप्टिव जो मैंने बताया जिसके अंदर क्या आएंगी, बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाएंगी, और सब्जेक्टिव क्या होंगी, सब्जेक्टिव होंगी जिसमें केवल आपकी इंटरनल फैक्टर्स आएंगे। अच्छा, इसके अलावा इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में आपका, अच्छा यही इतना आपका इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में है, जिसमें कि आपको मीनिंग हमने बता दी और हमने इसके एलिमेंट्स बता दिए। इसके बाद देखते हैं एक चीज़ और है, इसके बाद आपका है चॉइसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म, मतलब फॉर्म कितने तरीके की होती हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया हो, दो एलिमेंट आप लोगों को समझ में आया हो कि क्या होते हैं डिस्क्रिप्टिव और सब्जेक्टिव एलिमेंट। इसके बाद आते हैं हमारा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की कितने तरीके की ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स होती हैं। तो देखिए सबसे पहला आपका होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। देखिए हमारे पास टोटल 5 है ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म, का मतलब ये हुआ कि इंडस्ट्रीज़ या जो फॉर्म होती है वो कितनी तरीके की हो सकती हैं। तो हमारे पास टोटल 5 हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक, वन बाय वन करके इसको डिस्कस करते हैं फिर बताते हैं। सबसे पहला जो आपकी फर्म होती है वो होती है आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक, सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब कि इसको एक नाम और देते हैं वन मैन कंट्रोल। ठीक, वन मैन कंट्रोल मतलब कि सोल मतलब इकलौता, प्रोप्राइटरशिप मतलब हकदार। जब किसी भी फर्म की या इंडस्ट्रीज़ का जब केवल इकलौता अधिकारी होता है, केवल एक ही पर्सन होता है जो उसको हैंडल करता है, उसके राइट्स को ओन करता है, तो उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। जो कि लिखा भी हुआ है, वन मैन कंट्रोल इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड इफ़ द मैन इज़ बिग इनफ टू कंट्रोल एवरीथिंग। ठीक, sole proprietorship is a form of organization in which an individual invests the entire capital, uses his own skill and is solely responsible for the result. Sole proprietorship क्या है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की टाइप है, ऐसा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक पर्सन अपनी पूरी की पूरी कैपिटल इन्वेस्ट करता है, अपने खुद के स्किल्स को यूज़ करता है, अपने खुद के नॉलेज को यूज़ करता है, और फिर फाइनली वो सारा का सारा अपना काम परफॉर्म करता है। ठीक, according to Wheeler, the sole proprietorship is that form of business organization which is owned and controlled by a single individual. ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बना भी एक पर्सन रहा है और उसको कंट्रोल भी एक ही पर्सन कर रहा है। ठीक, आगे देखते हैं। साइलेंट फीचर्स इसके क्या क्या है, सिंगल ओनरशिप। सबसे पहला जो इसका फीचर है वो क्या है, सिंगल ओनरशिप, मतलब कि एक इकलौता पर्सन जो है इसको ओन करता है। दूसरा क्या है, वन मैन कंट्रोल। जब पर्सन जो है, अगर एक पर्सन उसको ओन कर रहा है तो पूरा उसके पे कंट्रोल करने का, उसका डिसीजन लेने का भी राइट किसके पास होगा, उसी पर्सन के पास होगा। इसीलिए बोला गया क्या है, ये वन मैन कंट्रोल है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द फर्म। फर्म की कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, क्योंकि देखिए ये जो होते हैं ना ऐसे बिजनेस, वो रजिस्टर्ड नहीं होते, बहुत रेयरली ऐसे रजिस्टर्ड होते हैं। तो जब रजिस्टर्ड ही नहीं होंगे तो उनकी किसी की कोई सेपरेट एंटिटी या लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होगी। देन है अनलिमिटेड रिस्क, क्योंकि भाई जब प्रॉफिट एक परसेंट शेयर कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसका रिस्क भी उसी को बियर करना पड़ेगा, इसीलिए इसमें क्या होता है, अनलिमिटेड रिस्क होता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी एक्सटेंड बियॉन्ड द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस हिस, यानी कि अब देखिए इसमें लाइबिलिटी का मतलब होगा कि उस पर जो ऋण है ना वो अनलिमिटेड होता है, मतलब कि वो जितना मन हो उतना लोन ले सकता है, और जब वो लोन का अमाउंट अनलिमिटेड है मतलब कि कोई लिमिट ही नहीं है लोन लेने की, तो इसीलिए बोला गया कि इसमें क्या होती है, उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। नो गवर्नमेंट कंट्रोल, यानी कि चूँकि ये लीगल है मतलब इनका किसी तरीके का कोई भी लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, किसी तरीके का कोई इनको रोक टोक नहीं है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, मतलब गवर्नमेंट जो है इसमें किसी तरीके का कोई भी कंट्रोलिंग का काम नहीं करती। ठीक है, तो दैट इज अ नो गवर्नमेंट कंट्रोल। बेनिफिट क्या है इसकी, ईजी ऑफ फॉर्मेशन, आसानी से बन जाती है, डायरेक्ट मोटिव है, इंडिपेंडेंट कंट्रोल है, किसी पे निर्भर नहीं है, तुरंत डिसीजन ले लेती है, बिजनेस में कोई भी गोपनीयता सिक्रेसी बनी रहती है, और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस, गवर्नमेंट कंट्रोल से फ्री है, सोशल यूटिलिटी है, और
ये है। अच्छा, लिमिटेशंस देख लेते हैं एक बार, क्या है लिमिटेड मतलब फाइनेंस लिमिटेड होते हैं, पैसे उनके पास लिमिटेड होंगे। लिमिटेड स्कोप मतलब ग्रो करने की जो स्कोप होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। तो दैट इज़ योर सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि ऐसी प्रोप्राइटरशिप जो सिंगल ओनरशिप है, एक आदमी कंट्रोल कर रहा है, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी, कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, लिमिटेड अनलिमिटेड रिस्क है, लाइबिलिटी भी इनकी अनलिमिटेड है और गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं है। ठीक, तो ये था आपका पहला। इसके आगे के जो 4 बचे हैं उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करा दूंगी। आज के लिए इतना ही रखिए। और जिसमें मैंने आपको एलिमेंट्स पढ़ाया, डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट, सब्जेक्टिव एलिमेंट और पहला सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक, इसके रिलेवेंट जो आपके होमवर्क है वो मैं अभी ERP पे आप लोग को अपलोड कर रही हूँ, सभी बच्चे उसको कर लेंगे। एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के 4 रिमेनिंग कवर करेंगे। ठीक क्लास, तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बस आज के लिए इतना ही।